and welcome to this special interview today here on India Today TV with the man who's making all the headlines. His face is over every front page of every newspaper in the country today after his dramatic speech last night at the Jawaharlal Nehru University. Yes, I am with the Jawaharlal Nehru University Students Union President Kanhaiya Kumar. Kanhaiya ji, India Today से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you very much for talking to India Today TV. आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद. कन्हैया कुमार, कन्हैया रात को सोए कि नहीं? निश्चित तौर पे, क्योंकि देर रात तक तो आपने भाषण दिया और आज मैं देख रहा हूं सुबह हर अखबार में आप फ्रंट पेज पर हैं. कहीं ना कहीं क्या एक छात्र नेता कल रात को नेता बन गया, एक स्टार बन गया, एक हीरो बन गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सारे लोग जो सही को सही और गलत को गलत कहने की इस मुहिम में शामिल हुए हैं, चाहे वो दुनिया के एकेडमिशियन हों, इस देश के एकेडमिशियन हों, गरीब लोग हों, किसान मजदूर हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, स्टूडेंट हों, तमाम लोग, सोसाइटी के सारे सेक्शन के लोग जिस आंदोलन में शरीक हुए हैं, जेएनयू के पक्ष में खड़ा हुए हैं, बोलने की आज़ादी के पक्ष में खड़ा हुए हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऑटोनॉमी को बचाने के पक्ष में खड़ा हुए हैं और इस देश के अंदर जो वाजिब सवाल है उसके साथ जेएनयू को जोड़ने के पक्ष में जो खड़ा हुए हैं, उनको मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूं. एक तरह से आपने ये नेता की स्टेटमेंट कर दी, ये नेता की स्टेटमेंट हो गई कि आप दुनिया को शुक्रिया अदा कर रहे हो. लेकिन मैंने सवाल जो पूछा, क्या छात्र नेता कल रात को जिस तरह से आपने भाषण दिया, कहीं ना कहीं नेता बन गया? मेरे ख्याल से भाषण देना सिर्फ किसी का नेता बनने के लिए बुनियादी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें समाज की जो स्थितियां होती है वो तैयार करता है. मैं नेता नहीं बन रहा हूँ, मैं समाज के अंदर जो गलत है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ. जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक वक्ता के तौर पे बोल रहा हूँ, सुनने वाला एक श्रोता के तौर पे सुन रहा है. अगर सामने वाला खुद को जनता, देशवासी समझता है और उसको लगता है कि ये मेरी आवाज़ को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और विद्यार्थी तो मैं हूँ ही. नहीं, कहीं ना कहीं एक तेजी आपके भाषण में जो तेवर थे, जिस तरह से आपने भाषण किया, कोई प्रिपरेशन तो नहीं किया होगा? क्या जेल में बैठकर आप सोच रहे थे कि जेल के बाहर जिस दिन आऊंगा किस तरह का भाषण करूंगा? कोई प्रिपरेशन हुई? मैंने अपने राहुल गांधी तो प्रिपरेशन बहुत करते हैं, आपने बगैर प्रिपरेशन के से भाषण किया लगता है. देखिए, राहुल गांधी काफ़ी बड़े लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो मैं प्रिपरेशन पे और भाषण पे सिर्फ एक बात कह दूं, मैंने अपने भाषण के दौरान भी बार बार कहा था कि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं और मेरा अनुभव इस देश के नौजवानों का वास्तविक अनुभव है, तो मैं उसको भाषण के दायरे में रखता नहीं हूँ. और जो आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वो ऊर्जा दरअसल यह व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर जो संघी लोग हैं, जो आज के नौजवानों को डरा रहे हैं, उस डर के खिलाफ ये साहस था और इस साहस ने ही वो ऊर्जा उस वक्तव्य में लिया था. नहीं, कहीं ना कहीं क्या एक हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, एक गुण आप में जरूर है कि आप भाषण देने की जो कला है वो है. कि कई लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुझे कहा कि जब आपको वोट दिया गया, हमने कन्हैया का भाषण सुनकर हम इतने प्रभावित हुए कि हमने उनको वोट भी दिया. ये कला पहले से है. आप छोटे से बेगूसराय से आते हैं, अब बड़े दिल्ली में आकर देश में आज नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया कल पार्लियामेंट में और आपने दिया, और कई अखबारों ने आपका भाषण को फर्स्ट लीड की है, उनके भाषण को सेकंड लीड की है. देखिए सर, आप बड़े पत्रकार हैं और कलाकारों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है. मुझे कला की ज़्यादा समझ नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर भाषण देने की कला है कि नहीं है. लेकिन मैं जो बोल रहा था मैं उसके बारे में सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि वो मेरा सच है, वो इस देश का सच है. अगर उसमें कलात्मकता है तो ये देखने वाले का बड़प्पन है. यह बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन उसमें एक आपने बात जो बड़ी कल कही कि मैं देश से आज़ादी नहीं चाहता या भारत से आज़ादी नहीं चाहता, भारत में आज़ादी चाहता हूं. यानी आज़ादी शब्द की एक नई परिभाषा आपने लोगों के सामने रखी है. क्या है ये? आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या रखता है, मायने क्या रखता है? ये सवाल निश्चित तौर पे मेरा जो 22 दिनों का अनुभव रहा है जेल का,
उस दौरान जो मैंने मंथन किया उसमें ये निकल कर सामने आया। और जो बातचीत होती थी पुलिस वालों से, जेल स्टाफ से, कैदियों से, आते जाते थोड़ी बहुत, तो वो जो लोग पूछते थे कि क्या हुआ जेएनयू में, किससे आज़ादी मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि हम जो कहते हैं शायद वो इस देश के आम लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि इसको पहुंचाना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि विस्तृत तौर पे आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों के बीच पहुँचे। आज़ादी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज़ादी निश्चित तौर पे हमारा जो देश है उस देश को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की एकता और अखंडता है उसको बचाए रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए, इस देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इस देश के देशवासी। उन देशवासियों की जो समस्या है, भूखमरी, गरीबी, जो जातिवाद है जिसमें इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक पिस रहे हैं, जो पितृसत्ता है जिसमें इस देश की महिलाएं पिस रही है, जो लिंग आधारित मतभेद है, जो शोषण है, उसमें जो तमाम लिंग के लोग हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो जो पिस रहे हैं, जो एक इंसान को इंसान नहीं उसकी जाति, उसके लिंग, उसके भाषा, उसके क्षेत्र के आधार पर देखता है, उसकी हैसियत के आधार पर उसका शोषण होता है। यह जो कुचक्र है शोषण का, अत्याचार का, हम उससे आज़ादी की बात करते हैं। इसीलिए हमने एम्फेसाइज करके, जोर दे करके कहा भारत से नहीं, भारत में आज़ादी। और किससे आज़ादी? आज़ादी उन तमाम ऊंच नीच के विचारों से, इंसान को इंसान से बांटने वाली जो चीज़ें हैं उससे आज़ादी। इस देश के अंदर लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी। नहीं, ये जो बात आपने कही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये केवल नारे तक तो सीमित कहीं नहीं है, क्योंकि कई सालों से इस देश में कहा गया गरीबी हटाओ, इस देश में कहा गया इनकलाब जिंदाबाद, इस देश में कहा जाता है, आप कहते हैं भूखमरी से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, शोषण से आज़ादी। ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नारेबाजी से वाकई आपको लगता है समाज बदल सकता है? सोशल रेवोल्यूशन, आपने बार बार कल अंबेडकर का जिक्र किया, हर नेता अंबेडकर का जिक्र करता है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। क्या नारेबाजी तक ही ये सीमित रहेगी? क्या वाकई कोई समाज बदलेगा? वामपंथी दल भी कई सालों तक यही नारे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश में इक्वालिटी हो, लेकिन होती तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। मैंने आपको अपनी नारेबाजी की एक ऐतिहासिकता बताई। हम नारेबाजी नहीं करते हैं, सिर्फ हम जब नारेबाजी करते हैं तो अपने आंदोलन, अपने संघर्ष के दौरान करते हैं। उन नारेबाजी पर ही तमाम आंदोलन और संघर्ष को समेट देने की जो साजिश है संघ की, उस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए हमने अपने नारे का मतलब लोगों को बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जेएनयू में देश विरोधी नारा लगा दिए, जो लगाए, मैं उनका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप करते हैं? निश्चित कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ 9 तारीख में, जिस तरह से भारत की बर्बादी के टुकड़े टुकड़े होने दो, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, यहाँ से तो ये विवाद शुरू हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पूरी प्रक्रिया और पूरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नारेबाजी मसला नहीं है। अगर नारेबाजी हुई है, अगर कोई डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, वीडियो साथ कुछ तो नारेबाजी हुई, अगर हुई है, मेरी बात, अगर क्यों हुई है कि नहीं हुई, अगर हुई है, ठीक है, आप नहीं मानते, आई विटनेस कहते तो हुई है 9 तारीख को। देखिए, मामला सब जुडिस है। केस के मेरिट डिमेरिट पे बात करना, जब हमको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है और हमको लगता है कि आरएसएस ने अभी भी इस देश के संविधान और न्याय को इतना नहीं बिगाड़ा है कि उससे न्याय नहीं मिल सकता है, तो हमको उस प्रक्रिया को पूरा होना देना चाहिए और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए आप कहते हैं आपको स्पष्ट करना। आप पहले मुझे बताइए एक कि आपने कोई नारा ऐसा नहीं किया जो देश विरोधी है? नहीं किया, किसी भी हालत, कोई भी वीडियो नहीं है, कोई जो चश्मदीद गवाह है सब झूठ बोल रहे हैं जो पुलिस ने कहे। मैं अपना पक्ष कह रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं इसका जांच न्यायालय करेगी। मैं अपना पक्ष ये कह रहा हूँ कि ना मैं किसी देश विरोधी नारे को लगाता हूँ ना उसका समर्थन करता हूँ। एक बात, आपने इवेंट ऑर्गेनाइज की थी जेएनयू में? नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। आपने उस इवेंट का समर्थन किया था, आपको जानकारी थी उस इवेंट के बारे में, आपने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे?
देखिए इस पे अगर आप एक रिपोर्टर के बतौर मेरा जवाब चाहते हैं जी तो फिर मैं उस पूरी घटना के डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन चूंकि मामला अभी सब जुडिस है इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बोल नहीं सकता हूँ। इसीलिए वो जो पूरी बात है जिसकी चर्चा देश में हुई है वो क्यों हो रही है, उस क्यों पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नारेबाजी की बात कर रहे हैं कि नारेबाजी से देश में कुछ नहीं होता है। हम भी कह रहे हैं कि नारेबाजी से देश में कुछ नहीं होता है, और जो नारेबाजी में इस देश के विमर्श को फंसा देना चाहते हैं, मैं उस विमर्श को लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। हमारा सवाल है कि क्या चंद नारों से इस देश के अंदर, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ लोगों का यह देश है, तो क्या कुछ लोगों की नारेबाजी से वो देश हमारा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, हम इसको नहीं टूटने देंगे। ये हमारा पहला सवाल है। लेकिन जो साजिश है उसको समझने की बात है। पहली बात यह है कि सेडिशन का मतलब देशद्रोह नहीं होता है, राजद्रोह होता है। इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि इस देश में अब देशद्रोह बनाम देशभक्त के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सवाल है कि इस देश में रहने वाला हर एक इंसान देशभक्त है और उसको देशभक्त होना चाहिए, यह सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या इस देश में लोग गरीबी भूखमरी की बात नहीं करेंगे? क्या इस देश के अंदर बेरोजगारी की बात नहीं की जाएगी? क्या इस देश के अंदर जातिवाद को खत्म करके इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात नहीं की जाएगी? क्या इस देश के अंदर गांधी, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, फुले, इनकी बात नहीं की जाएगी? और इनकी बात जो करेंगे वो इनसे इतर विचारधारा रखने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनको बोलने नहीं देंगे। आज मसला लोकतंत्र, उसको बचाने का, इंस्टीट्यूशन, उसकी ऑटोनॉमी का बचाने का, और इस देश के अंदर जो डाउन ट्रेडन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पक्ष में खड़ा होने का सवाल है। आपने लोकतंत्र की बात की, कल आपको पूरी आजादी मिली, आप जो भी बोलना चाहते थे आप बोल पाए। देश लोकतंत्र है। इस ऑर्डर में, कोर्ट ऑर्डर में जो आपको बेल मिला, उसमें जज साफ कहते हैं देश आपको बोलने की आजादी है, फ्री स्पीच की आजादी है, लेकिन फ्री स्पीच के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ ड्यूटीज होते हैं। जज कहते हैं कि जब जवान शहीद होते हैं, वहां जवान शहीद हो रहे हैं, यहां आप अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के नारे लगा रहे हैं, किस तरह से चलेगा? ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक तरह से जज के मुताबिक ये देश को बांटने की साजिश है, ये सेडिशन है। देखिए मामला सब जुडिस है, उसके कोर्ट ऑर्डर को मैंने भली भांति पढ़ा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पे मुझे भरोसा है। फिर भी जो आपका सवाल है उसके संदर्भ में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि बोलने की आज़ादी का तो मसला ही नहीं है, वो तो है ही है हमारे पास। हम जो आज़ादी कह रहे हैं वो सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देश में भूखमरी से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, हम उस आज़ादी की बात कर रहे हैं। रही बात घर घर में मकबूल पैदा होने की, तो मैं आपको कहता हूँ कि इस देश में आज अगर कोई यूथ आइकन है तो यूथ आइकन रोहित वेमुला है। और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित वेमुला पैदा होगा, घर घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा होंगे, जो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित कर हमारे संविधान की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, संविधान की प्रस्तावना, उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर रोहित वेमुला घर घर में पैदा होगा या अंबेडकर घर घर में पैदा होगा, इस तरह के अगर नारे जेएनयू में लगते तो किसी को आपत्ति नहीं होती। जब अफजल का नाम उठता है, जब मकबूल भट्ट का नाम उठता है, तो लोग कहते हैं कि जेएनयू जो है वो एक तरह से अड्डा बन गया है देश विरोधियों का। यही बात तो कही गई। देखिए सर, आपके चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत सही तरीके से चीज़ों को लाया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि कोई आपकी अदालत चल रही है। तो मैं केस के डिटेलिंग में ना जाते हुए मैं बार बार जो देश है, जो देशभक्ति है, जो देश की समस्या है, उस पर फोकस होकर के मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आपका सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर बिल्कुल स्पष्ट सवाल आप पूछना चाहते हैं तो क्या आप घर घर में मकबूल पैदा होने की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं। लेकिन उस नहीं के साथ साथ मैं कुछ कहता हूँ, उस नहीं के साथ साथ एक पत्रकार होने के नाते और एक पत्रकारिता की जो मॉरलिटी है उसके नाते उस नहीं के साथ साथ जो हम कह रहे हैं वो भी जाना चाहिए। मैं वहीं पे बार बार आने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये है कि घर घर में मकबूल नहीं, घर घर में रोहित वेमुला पैदा होने की ज़रूरत है। क्योंकि कल आपने भाषण में एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि आप एक तरह से छात्रों को और जवानों को, हमारे जो जवान हैं जो शहीद होते हैं, उनको बांटने की कोशिश हो रही है। जिस तरह का एक तरह से नैरेटिव शुरू हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो जवान है जब वो मरता है तब जेएनयू में कोई कैंडल लाइट विजिल नहीं होता, लेकिन
अफजल गुरु के लिए आप लोग एक तरह से इवेंट मनाते हैं, ये एक तरह से नैरेटिव बन गया है और आपने उसका विरोध किया। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये डिवाइड है, या ये भी आप में एक तरह से संघ विरोधी जो आपकी भावना है वो इतनी एक तरह से आप पर छाई हुई है, क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं तो आपको हर चीज में संघ विरोधी कुछ चीज लगती है? राजदीप जी, सबसे पहली बात कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से अभी नहीं आता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ और ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ, जब इस देश के अंदर साम्राज्यवाद के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ छात्र सड़कों पे उतरे थे। और किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं, तमाम धारा के लोगों ने इस संगठन को बनाया था और उसका सपना था कि इस देश को साम्राज्यवाद से मुक्त कराएंगे, शोषण से मुक्त कराएंगे। साम्राज्यवाद से तो मुक्ति मिली लेकिन शोषण से मुक्ति नहीं मिली है, तो हम उस विरासत के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ये नैरेटिव्स की बात की जा रही है, जैसे जवानों का, हाँ, जवानों की बात मैंने की कि जेएनयू में जब जवान शहीद होते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ कि जो लोग आम लोगों की जिंदगी से खेलते हैं वो कितनी सफाई से आज एक आम इंसान को दूसरे आम इंसान के सामने खड़ा कर रहे हैं। मैं उस राजनीति की मुखालफत करता हूँ, उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो किसान इस देश के हर एक परिवार के लिए अनाज पैदा करता है, और इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, वह किसान जो आज आत्महत्या कर रहा है, क्या वो शहीद नहीं है? इस देश के अंदर जो खनिज संपदा है वो आदिवासी इलाकों में है, और आदिवासियों के ऊपर जो आज जुल्म है, क्या वो शहीद नहीं है? इस देश के अंदर जो ताकतवर लोग हैं दलितों को मार रहे हैं, क्या वो शहीद नहीं है? और जो लोग सीमा पे मर रहे हैं, जो एक नकली भावना भर करके आम लोगों को ही आपस में लड़ाया जाता है, वो नौजवान जो मर रहे हैं वो भी शहीद हैं। इन तमाम शहीदों को और इन तमाम शहादत देने वाले परिवारों को एकजुट करने की बात है, और इस सवाल को आज विमर्श में लाना है कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई क्यों हो रही है और ये लड़ाने वाला कौन है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नहीं, आपके मन में लड़ाने वाला तो संघ परिवार है, क्योंकि आपकी विचारधारा संघ परिवार विरोधी है। आपने कल भी भाषण में कई बार नागपुर का जिक्र किया, मोहन भागवत का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, तो वो एक तरह से भी है कि आप कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या ये पर्सनल अटैक है या नहीं? देखिए, ये संघ विरोधी तो विचारधारा है, तो एक बहुत बड़ी बात है, और इस बड़ी बात में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मेरी राजनीतिक समझ में हम किसी के विरोध की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं, और उस बेहतरी में जो रुकावट पैदा करने वाले लोग हैं उनको हम रेफरेंस की तरह बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हम तो बात करते हैं अम्बेडकर की, हमको नरेंद्र मोदी जी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये भी लोग जो अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, क्या ये सच में अम्बेडकर को मानते हैं? हम उसको स्पष्ट करने की कोशिश के लिए उनका नाम लेना चाहते हैं। हमारा विरोध जो है वो संघ के खिलाफ नहीं है, हमारा संघर्ष इस देश को बेहतर बनाने का संघर्ष है। आपने कल अपने भाषण में यह भी कहा कि संघ या बीजेपी को 31% वोट आए, 69% ने उनको वोट नहीं दिए। कल आपके जो विरोधी कहेंगे लेफ्ट को कितने वोट आए? कहां है ये वामपंथी दल? जो विचारधारा आप रखते हैं वो तो धीरे धीरे इस देश से चली जा रही है, विदेश से चली जा रही है, दुनिया से चली जा रही है। तो अगर केवल मेजॉरिटी पर चलेगा, अगर केवल वोट पर आप अपनी विचारधारा लोगों पर रखेंगे, तो संघ कहेगा हमारे तो 31% है, इनके तो 10% भी अब नहीं है, 5% तक भी नहीं है। नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। मैं भाषण सुन रहा था बीजेपी के एक एमपी का लोकसभा में, तो वो इस तरीके से बोल रहे थे देश के सैनिकों के ऊपर कि ऐसा लगता था कि इस देश में जब किसी सैनिक को नौकरी मिलती है तो वो सर्विस ज्वाइन करने से पहले बीजेपी ऑफिस जाता है, बीजेपी का मेंबरशिप लेता है, फिर बीजेपी उसको अपना वाला बीजेपी मार्का देशभक्ति का सर्टिफिकेट देती है, फिर वो जवान जो है वो सीमा पे जाता है। मैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था कि आप जो देशभक्ति को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम देशवासी के सवाल को लाना चाहते हैं, जिसमें जय जवान और जय किसान का सवाल एक साथ आएगा, वो अलग अलग नहीं। लेकिन कन्हैया, वामपंथी दल की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और जो
हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी जिसे वो कहते हैं, संघ कहता है, वो तो आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोई कमजोरी होगी या उस विचारधारा की कोई कमजोरी होगी। आज लोग चाहते हैं रोजी रोटी। देखिए सर, मैं एक किसान का बेटा हूँ और इस लिहाज से मेरे अंदर एक आशावादी नज़रिया है कि किसान मुट्ठी भर बीज लेकर खेतों में जाता है और जब वो मेहनत करता है खेत में तो वो बीज फसल बन करके तैयार होते हैं और फिर उसको बोरियों में भर करके घर लाता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर, चाहे वो आप हों या हम हों, जो सही को सही या गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, हम सब वामपंथी हैं। भले हमारे पास कोई आई कार्ड नहीं हो किसी पार्टी का, तो मुझे लगता है वो सारे लोग जो संघ के खिलाफ बोल रहे हैं वो सब वामपंथी हैं। मैं उनको वामपंथी समझता हूं। पर इसमें कहीं ना कहीं समाज नहीं बट रहा है। आपकी राजनीति भी एक तरह से समाज को बांट रही है। वो अगर संघ बांट रहा है, आप कह रहे हैं देशद्रोही या देशभक्त, तो कहीं ना कहीं आप भी लोगों को नहीं बांट रहे। क्या जेएनयू कैंपस पर भी डिवाइड नहीं है? जब मैं आया था यहाँ मैंने देखा कई एबीवीपी के जो छात्र हैं मुझे कहते हैं कि एसएफआई या ऐसे हमें काम भी नहीं करने देते, उनका पूरा डोमिनेशन है, वो किसी भी हमारी बात भी नहीं सुनते। क्या आपकी भी एक तरह से अपनी एक पकड़ है जेएनयू में, इसलिए आप भी अपनी पकड़ संघ या एबीवीपी पर डाल रहे हैं एक तरह से? देखिए, हमारी तो कोई पकड़ नहीं है, हमारी तो जोर है, दबदबा है, जेएनयू में तो है नहीं। दबदबा, जोर, दबंगई और जो बांटने का सवाल है उस पर बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज ऑलरेडी बटा हुआ है, जातियों में, धर्म में, लिंग में, भाषा में, क्षेत्र में समाज ऑलरेडी बटा हुआ है। यह जो समाज बटा हुआ है ना, उस बंटवारे को खत्म करने की राजनीति हमारी है, इसलिए बांटने की तो बात है ही नहीं। पर आप एबीवीपी के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार है। मैंने सुना है कि कैंपस पर होता नहीं। ये घटना क्यों हुई? एबीवीपी ने कंप्लेन किया कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और आप और एबीवीपी में टकराव हुआ है, और जिसका ये अब देश भर में देखा गया है। कहीं ना कहीं ये जो टकराव आप भी चाहते हैं। एक बात बताइए सर, कि जो लोग शिक्षक की छात्र की तो बात छोड़ दीजिए, शिक्षकों की हत्या कर देते हैं, हत्या के सामने आप क्या संवाद करेंगे? अगर वो संवाद करने के लिए तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि भारत को समाजवादी देश बनाना है, अगर वो इस बात के लिए तैयार हैं कि भारत को एक समानता स्थापित करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एबीवीपी के लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं। नहीं, लेफ्ट पार्टीज की भी लेफ्ट पार्टी ने भी हिंसा की है, केरल में की है, बंगाल में की है। ये कहना कि लेफ्ट पार्टीज कुछ नहीं करता, केवल संघ ही देश को तोड़ रहा है, ये भी गलत होगा ना। लेफ्ट पार्टी केरल में हत्या करता है, लेफ्ट पार्टीज ने स्टूडेंट वायलेंस केरल में किया है, बंगाल में किया है। जब वो पावर में थे उन्होंने भी सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये देश यहाँ इस हालत में है क्यों? आप बार बार कहते हैं गरीबी की। इस देश में हर महीने 10 लाख नवयुवक नौकरी की तलाश में मार्केट में आते हैं, जॉब मार्केट में आते हैं। कहाँ मिलती है उनको नौकरी? कौन दिलवाएगा? नारे से तो जैसे आपने भी कहा और मैं कहता हूं नहीं मिलेगी। तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? संघ विरोधी भाषण के अलावा ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी जो बात है वो संघ विरोधी नहीं है। हमारी बात इस देश में सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा होने की बात है। हमारी बात इस देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसको अक्षरशः जमीन पे उतारने की बात है। हमारे पास यही ऑल्टरनेटिव है कि जो संविधान है उसको व्यवहार में लागू किया जाए। हम संघ के विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। और आप बार बार जो एक रेफरेंस दे रहे हैं कि इस पार्टी की हिंसा या उस पार्टी की हिंसा, आज चीज़ों को इन चीज़ों में फंसाकर नहीं, इससे ऊपर उठकर देश की प्रगति, समाज की प्रगति और समानता, न्याय, आज़ादी, सबका कल्याण, ये जो धारणाएं हैं, इनको कैसे स्थापित किया जाए समाज में, ये सवाल है हम युवाओं के सामने। मैं मानता हूं, लेकिन इन सवालों से हटकर कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक्स होते हैं। आप और आपके संगठन ने अब स्मृति ईरानी को टारगेट बनाया है। आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी की साजिश है जेएनयू को टेक ओवर करने। कई बार मैंने सुना ये। क्या वाकई आप मानते हैं कि जेएनयू को टेक ओवर करने की एक साजिश चल रही है? देखिए सर, जो लोग आग लगा रहे हैं, धुआं उठने के लिए भी वही जिम्मेवार हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी, माननीय लगाना पड़ेगा, वो इस देश की एचआरडी मिनिस्टर हैं और उनसे हमारा क्या संबंध है कि वो यूजीसी उनके अंडर में है। यूजीसी अगर हमारा फेलोशिप देता रहेगा तो हम स्मृति ईरानी मुर्दाबाद क्यों कहेंगे?
हमारा फेलोशिप बंद कर दिया गया, नॉन नेट फेलोशिप को स्क्रैप किया गया, इसीलिए हमने स्मृति ईरानी मुर्दाबाद लगाया। अगर रोहित वेमुला के मामले में स्मृति जी, माननीय स्मृति जी इंटरवीन नहीं करती और उसकी सांस्थानिक हत्या नहीं होती तो हम स्मृति ईरानी मुर्दाबाद नहीं लगाते। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, उन्होंने जो बातें चुनाव में कही थी उसको अगर आज उतार दिया जाता, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाता, किसान आत्महत्या नहीं करते, महंगाई नहीं बढ़ती, पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से दाम गिरे हैं उसके हिसाब से भारत में भी कम होते, तो हम नरेंद्र मोदी का भी विरोध नहीं करते। ये तो वो सरकार में है और वो जन विरोधी नीति जो अपना रहे हैं उसके चलते हम उनका ऑल्टरनेटिव दो ना। आप कहते हैं उनकी जो नीति है जन विरोधी है, मेरा ये कहना है क्या आपको लगता है कि छात्र नेता जो हैं एक तरह से एक आप सपने में फंस गए हैं? कहीं आपका एक सपना है कि देश बदलेगा इस तरह, वास्तविकता कुछ और है ना। देश बदल रहा है सर, देश बदल रहा है। उस बदलाव को सही दिशा में, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है और जो हमारा संविधान हमको विकल्प देता है उस विकल्प को समाज में लागू करने की बात है। हमारा संविधान कहता है कि देश सेकुलर होना चाहिए, हमारा संविधान कहता है कि देश में समानता होनी चाहिए। अब समानता सिर्फ वोट की समानता नहीं, जिस स्कूल में इस देश के बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जब उनका वोट और फुटपाथ पे काम करने वाले एक गरीब इंसान का वोट बराबर है तो दोनों के बच्चे एक बराबर के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? इस सवाल पे लोगों को एकजुट करने की बात है और ये आइडिया है। आइडिया को अगर सही तरीके से प्लान किया जाए, स्ट्रेटेजाइज किया जाए। आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म है, आप में आइडियलिज्म बहुत है। आपकी स्पीच लोगों ने क्यों कल एक तरह से सराहनी, क्योंकि उसमें आइडियलिज्म था। वास्तविकता कुछ और है इस देश में। राजदीप जी, वास्तविकता जो है मैं उसको देख पा रहा हूँ। 68 साल हो गए, कुछ बदलाव मैंने देखा नहीं है। मैं बदलाव देख पा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ आंगनबाड़ी चलाती है, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं जेएनयू पढ़ने के लिए आया और जब समाज को समझ करके क्या सही है क्या गलत है उसके पक्ष में खड़ा होना तय किया तो आज हमारे पक्ष में लोग खड़ा हो रहे हैं। और इसके लिए मैंने कोई कैंपेन नहीं किया, मैं उनको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। आप बताइए कि मेरे लिए जो मेरे लॉयर हैं बंकिम कुलश्रेष्ठ, वृंदा ग्रोवर, माननीय कपिल सिब्बल जी, सुशील बजाज, बजिंदर, विक्टर, ये तमाम लोग, सिद्धार्थ, ये सारे लोग जो पूरी टीम है हमारी ये खड़ी हुई, क्या मैंने इनको कुछ पे किया? नहीं। तो ये जो यूनिटी बन रही है ये ज़मीन पे बन रही है, आइडियलिज्म नहीं है। आपका चैनल अगर सही को सही, मार्केट इंटरेस्ट अपनी जगह पे होता है, फिर भी आपने कहा कि नहीं, पत्रकारिता की जो नैतिकता है हम उसको बचाएंगे, उसके पक्ष में आप खड़े हुए हैं, तो ये ज़मीन पे हो रहा है। अगर विदेश से नोम चॉम्स्की जेएनयू के पक्ष में लिख रहे हैं, इस देश के फिल्मकार, कार्टूनिस्ट, कलाकार, तमाम तरीके के लोग अगर सड़कों पे उतर रहे हैं, कभी सड़क पे आ रहे हैं, अलग अलग कैंपस के छात्र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आइडियलिज्म ज़मीन पे उतर रहा है, ये हवा में नहीं है, ये ज़मीन पे है। कुछ लोग ये भी कहते हैं और मैंने बार बार सुन रहा हूं कि ये इंटेलेक्चुअल्स तक सीमित है। ये जो हवा जिसके बारे में आप कर रहे हैं या एकजुटता जो है वो इंटेलेक्चुअल्स में है और इंटेलेक्चुअल को भी आजकल बदनाम किया जा रहा है। लेकिन बाहर जो है, जो जनता जो है वो चाहती है कि जिस तरह के स्लोगन जेएनयू में हुए, जिस तरह का माहौल वो कहते हैं जेएनयू बनाया गया, वो देश विरोधी है। ऐसे लोगों को आपने किसी भी हालत में आपने उनको इस तरह से हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि वो सारे लोग जो आज जेएनयू के पक्ष में खड़ा हुए हैं वो दरअसल इस देश के पक्ष में खड़ा हुए हैं, न्याय के पक्ष में खड़ा हुए हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है कि जो संवादहीनता की स्थिति है एक आम इंसान और एक सिविल सोसाइटी के बीच में, उस संवादहीनता को ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमको अपने अपने दायरे से बाहर निकलकर वो संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भ्रम फैलाया जा रहा है देश को बर्बाद करने वाले तत्वों के द्वारा, उस भ्रम को दूर करना है, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि एज ए स्टूडेंट निश्चित तौर पे हमें देश के आम लोगों के साथ संवाद स्थापित। आपने कई बार कहा एज ए स्टूडेंट, आप अभी भी अपने आप को छात्र नेता मानते हैं? अभी भी आप अपने आप को सीताराम येचुरी या क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से सीताराम येचुरी, प्रकाश कराट जैसे नेता भी हुए हैं, तब उन्होंने भी क्रांति की बात की, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की। देखिए, सिर्फ सीताराम येचुरी और प्रकाश कराट नहीं हुए, इस यूनिवर्सिटी से सीतारमन जी भी हुई हैं जो अभी मिनिस्टर हैं जी। मैं यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो किसी एक विचारधारा के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं।
आप वॉइस ऑफ डिसेंट के पक्ष में खड़े होते हैं, आप उस स्पेस के पक्ष में खड़े होते हैं जहां हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, और वो बात उसके अपने पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन के हिसाब से हो सकता है, उसकी अपनी समझ के आधार पे हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि मैं पहले विद्यार्थी हूँ, चीज़ों को पढ़ना मेरा काम है, और जो मैं पढ़ता और सीखता हूँ उसको समाज में ले जाना मेरी जिम्मेवारी है। आपने स्टूडेंट की बात जब की, आपने रोहित वेमुला की बात की। अब कई लोग कहते हैं जिस तरह से रोहित वेमुला ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की, याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। कई लोगों ने कहा ये देश विरोधी है। एफटीआई में जो हो रहा है, सरकार कहती है नक्सली वहां घुसे हुए हैं। आप ही के यूनिवर्सिटी में जब उमर खालिद पर ये इल्जाम, मैंने महाराष्ट्र के पेपर में पढ़ा कि वो नक्सली सिंपथाइजर है, माओइस्ट के सिंपथाइजर है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं छात्रों में भी एक तरह से कि एक डिवाइड आ गई है, एफटीआई हो, हैदराबाद हो, यहां हो, कि छात्र तो मुझे एकजुट नहीं नजर आते। देखिए, जो एकजुटता को तोड़ने वाले लोग हैं वो लगातार कोशिश करते हैं। जैसे देश के जवानों को देश के किसानों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, विद्यार्थियों को सीमा पे मरने वाले शहीदों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, उस बाइनरी को हमने तोड़ा है। उसी तरीके से छात्रों को भी उनके आइडियोलॉजिकल ब्रांडिंग के आधार पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम कहते हैं कि चाहे एफटीआई के स्टूडेंट सत्ता का जो हस्तक्षेप है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उसके खिलाफ खड़ा हो रहा हो, चाहे हैदराबाद का रोहित वेमुला बोलने की आज़ादी के पक्ष में खड़ा हो रहा हो, चाहे जेएनयू का लोग इस देश में सबको फेलोशिप दिलाने की बात कर रहा हो, शिक्षा के निजीकरण के सवाल पे खड़ा हो रहा हो, ये तमाम लड़ाइयाँ आज एकजुट हो रही है। इसको और एकजुट करने की, मजबूत बनाने की जरूरत है। पर क्या वाकई ये होगा? देख, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या वाकई ये होगा? राहुल गांधी किस तरह से आपने, जब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब जाते हैं रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद हैदराबाद, क्या कहीं ना कहीं इसमें राजनीति नहीं है? कई सालों से दलित छात्रों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, कई दलित छात्रों ने आत्महत्या भी की है, तब मैंने इन नेताओं को नहीं देखा। क्या ये केवल मोदी विरोधी आंदोलन की तरह से रोहित वेमुला से लोगों को कोई लेना देना नहीं है? इन नेताओं को मोदी से लेना देना है, मोदी विरोधी एक तरह से प्रवृत्ति से लेना देना है। नहीं राजदीप जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। मेरा परिवार, मेरा जन्म जो है गांव में हुआ है, और ऑब्वियसली बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो मंदिर जाने का बचपन में एक अनुभव रहा है। तो मंदिर जो है, सारे लोग सिर्फ भक्ति के लिए नहीं जाते हैं, कुछ लोग चप्पल चुराने भी जाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि सारे लोग अगर मंदिर जा रहे हैं तो वो भक्ति से सराबोर होकर के जा रहे हैं। तो सारे लोग अगर शहीदों के घर पे जाते हैं, हनुमान थप्पा का नाम ले रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, वो हमारे हीरो हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी और लोग मरे उनके साथ, उनका नाम लोगों को नहीं पता है। इसके साथ साथ जो लोग किसान मर रहे हैं, पंजाब में, यूपी में, तमाम जगह, विदर्भ में, सब जगह जो किसान मर रहे हैं, वहाँ पे कोई राजनेता क्यों नहीं जा रहा है? हमारा ये कहना है कि इस बाइनरी में नहीं देखना है चीजों को कि पॉलिटिसाइजेशन हो रही है। मेरा डर क्या है, एफटीआई हो, हैदराबाद हो, जेएनयू, पॉलिटिसाइजेशन इतना हो गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, किसको मालूम? आज आप कहते हैं कि 9 तारीख को जो इवेंट हुआ उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने कोई नारेबाजी नहीं की। दूसरा, एबीवीपी कहता है हमारे पास एविडेंस है, वीडियो हो, फेक हो या कुछ सच्चाई है, आई विटनेस अकाउंट है, कहते हैं जरूर इस तरह की नारेबाजी हुई, ये सब जो है आतंकवादी है, प्रो कश्मीरी है। सच्चाई कैसे आएगी? क्या वाकई इस यूनिवर्सिटी में है लोग जो चाहते हैं आजादी? हो सकता है। देखिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र में के पक्ष में खड़ा होने की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जिनके पास वीडियो है, एविडेंस है, सामने लेकर आए, सच्चाई सामने आए, चीजें सामने हो, आप तैयार हैं? बिल्कुल। संवाद हो, अगर कोर्ट संवाद हो, बातचीत हो, चीज़ें सामने आए। और जो आप पॉलिटिसाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक पॉलिटिसाइजेशन है, जहाँ तथ्यों को छुपाया जाए, जहाँ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाए। जब हम राजनीति नहीं कर रहे होते हैं, यह भी एक राजनीति है, हमको इस बात को समझना। लेकिन अगर कल कोर्ट कहे कि कन्हैया कुमार, आपको सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो वाजिब है, आपने सेडिशन की है, या कल कहते हैं उमर खालिद, अनिरबान जो अभी भी जेल में है,
आपके खिलाफ जो सेडिशन चार्जेस हैं वो प्रूव हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा सर शुरू में ही कि मेरे जेल जाने से इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में मेरा भरोसा और बढ़ गया है। बढ़ गया है। मुझे ये लगता है कि देश पे जो संकट आया है वो संकट आज इतना बड़ा नहीं है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से ये लोग बर्बाद कर पाए हैं। उसमें संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं और बढ़ी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसी बात का इंतजार है कि जो ट्वीट माननीय मोदी जी कर रहे हैं सत्यमेव जयते, जो संविधान की बात है, वो न्यायालय से भी निकल करके आएगा। हम तो उस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसी न्यायालय में कन्हैया जी, लॉयर जो थे, वकील जो थे, आपने आरोप लगाया है जर्नलिस्टों पर भी हमला हुआ, आप पर भी हमला हुआ। क्या हुआ उस दिन 17 तारीख को? क्या वाकई क्या आपको लॉयर्स ने मारा पीटा? सच्चाई क्या है? कल आपने इसका जिक्र भी नहीं किया। क्या हुआ वाकई उस कोर्ट में? देखिए, मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि मुझे लगता है कि आज ये जो लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई, ये एक लंबी और बड़ी लड़ाई है। इसको एक व्यक्ति पे ना सिमटा जाए। इसको सिर्फ इसमें कन्हैया की बात करने की ज़रूरत नहीं है। कन्हैया जैसे करोड़ों नौजवान जो रोजगार का आशा कर रहे हैं, और सरकार ने जो वादा किया था, वो जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के खिलाफ इस मुहिम को व्यक्ति से उठाकर सामूहिक बनाया। हुआ क्या आपको मारा पीटा या केवल पुश किया गया? क्या हुआ वाकई? अब मैं इस पे क्या कहूँ, ये तो अब मतलब पब्लिकली हुआ है, पुलिस के सामने हुई है, सबको पता है कि आपने पूरा ब्यौरा दिया सुप्रीम कोर्ट कमेटी के सामने? हाँ, पूरा दिया है, मारा पीटा गया। और उस संबंध में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। पुलिस वालों ने आपको हेल्प किया? तब उस समय पुलिस वाले आपके साथ थे? क्योंकि आपने कल के स्पीच में कहा कि पुलिस वालों के साथ आपके बड़े अच्छे रिश्ते हुए। देखिए, उस बात को भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस के अंदर जो लोग निचले रैंक पे काम करते हैं वो कौन लोग हैं। वो मेरे जैसे ही किसान का बेटा है जो जिंदगी की बेहतरी में आज इस व्यवस्था के लिए काम कर रहा है। तो उनके साथ हमारे संवाद अच्छे हुए। लेकिन जो आला कमान होते हैं, जो बिना किसी तथ्य की जानकारी के तथ्यहीनता के आधार पर ट्वीट करते हैं और फिर कहते हैं मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं कहता हूं कि इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा कि इस सिस्टम के अंदर जो कमजोर लोग हैं उनको यूनाइट करके ही सिस्टम को बदला। यानी कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, जो लोअर लेवल ऑफिसर थे, उन्होंने आपको बचाने की कोशिश की? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मुझे लोग मेरे साथ साउथ दिल्ली से गए थे जी, उन लोगों ने मुझे गार्ड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जिसकी जिम्मेवारी थी मुख्ता उस एरिया की, उन्होंने जो अरेंजमेंट करके रखा था, उसमें मुझे लगता है कि एक पुलिसिया चूक कह सकते हैं आप। मैं किसी को जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं डाल रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में कुछ चीज़ें होनी होती है, हो जाती है। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, क्या कन्हैया कहीं नेता बन गए? लालू प्रसाद बिहार से आते हैं, नेता छात्र आंदोलन के थ्रू बन गए इमरजेंसी के खिलाफ। नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से आते हैं, नेता बन गए। अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन एजुटेशन लेके नेता बन गए। इस पूरे 22 दिन जब आप जेल गए, जो भी हुआ है, क्या उसके बाद एक तरह से अब आप पूरी तरह से तैयार हैं? चुनाव लड़ेंगे? क्या करेंगे अब आपकी एम्बिशन क्या है? चुनाव लड़ना या आपकी डीफिल कोर्स या पीएचडी कंप्लीट करना? देखिए राजदीप जी, मैं जीवन में चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख पाता। आप इसे दिक्कत कह लीजिए या मेरी मजबूती कह लीजिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। मुझे लगता है कि यही मेरी खूबी शायद है कि मैं चीज़ों को अलग करके नहीं देखता। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं किसी पत्रकार से बात कर रहा हूँ और मैं कोई विद्यार्थी हूँ या होने वाला नेता हूँ। मैं पढ़ाई को और लड़ाई को, राजनीति को और जीवन को, परिवार को और समाज को, व्यक्ति को और समूह को अलग करके नहीं देख पाता। मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों के बीच एक अनन्य संबंध है। हर एक वो नागरिक जो इस देश का है और इस देश को बचाने की जो राजनीति है, उसके पक्ष में खड़ा होना ये उसकी राजनीतिक जिम्मेवारी है। मैं उस जिम्मेवारी को हमेशा, जब से समझदारी हुई है, निभाया है, आगे भी निभाने की कोशिश। चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, मैं कहता हूँ कि ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है और ना होना चाहिए। ये आप जिस समाज में रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, उसके लोग लोकतांत्रिक तरीके से, मैं बार बार लोकतंत्र की बात करता हूँ, वो अगर तय करेंगे। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यूथ आइकन हूँ, तो आपके कहने से तो होगा नहीं। अगर सच में लोग मुझे अपना आइकन समझ रहे हैं, अगर वो चाहेंगे, तो उनके निर्णय को, उनके डेमोक्रेटिक
जो डिसीजन होंगे उसका सम्मान मुझे करना पड़ेगा, ये भी एक जिम्मेदारी की बात है। आखिर में कई जो नवयुवक हैं जो आपके भाषण को सुनकर प्रभावित हुए हैं, जिस परिवार से आते हैं, जहां से आप आते हैं, क्या कहेंगे आज आप उनको? क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या आपका मैसेज क्या है उस नई पीढ़ी के लिए? क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, हम ये सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं का एक बड़ा शेयर हम नौजवानों के कंधों पे है। उस संभावनाओं को खंगालने की, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर इस बात को हम बखूबी कर पाएंगे, हम अपने देश को और अपने समाज को भी बेहतर बना पाएंगे। आपकी कोई रिग्रेट्स इतने दिनों में जो हुआ, 9 तारीख को जो आज जो भाषणबाजी हुई, बयानबाजी हुई, कोई रिग्रेट्स? कुछ तो होगा गलत, या आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई? देखिए, मैं इस बात को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपके लिए भी कहा, जो सही है वो सही है, उसको कोई कितना भी गलत कहने की कोशिश करे वो गलत नहीं होगा, और जो गलत है उसको कितना भी सही कहने की कोशिश करे वो सही नहीं होगा। हमारा देश है, हमारा संविधान है, उसके दायरे में जो चीज़ें हैं वो सही है, उसके दायरे में जो चीज़ें नहीं है वो गलत है, और मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आपकी फैमिली, आपकी माँ, जिस तरह से मैंने आपके भाई से भी बात की थी, वो बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं एक सुकून तो है उनको। आपने अपने माँ को क्या कहा जब आप जेल से बाहर आए तब? देखिए, आप जब माँ की बात करते हैं तो मैं एक बात कह दूं, मेरा अपनी माँ के साथ कभी कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, लेकिन जो बातें मैंने सुनी अपने माँ के द्वारा, मुझे लगता है कि इस देश का हर एक वो नौजवान जो इस देश को बेहतर बनाने का सपना रखता है, उसको माँ बाप की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप तैयार हो रहे होते हैं उसी वक्त आपका परिवार भी तैयारी कर रहा होता है। और मुझे लगता है कि मैं जो लड़ाई जेएनयू में लड़ रहा हूँ, मेरे घर के लोग मेरे गांव में लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में मेरी माँ जो है वो सबसे आगे है, उस पंक्ति में, उस कतार में सबसे आगे खड़ी है। कन्हैया कुमार, आपने हमसे बात की। मैं देखता हूं कि आप भाषण करने के टाइम पे बड़े जोर से बात करते हैं। ये आवाज कहाँ से आती है? ये एनर्जी, कोई विटामिन लेते हैं क्या? क्योंकि आज तो आप बड़े सॉफ्ट नजर आते रहे। 2 कन्हैया है, एक जब भाषण देता है और एक यहाँ जब इंटरव्यू देता है। देखिए, ज़रूरत और परिस्थितियाँ लोगों के व्यवहार को तय करती है। वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, आवाज़ पहुँचानी होती है, इसलिए बोलते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी है, आप आमने सामने बैठे हैं, इसीलिए धीरे बात कर रहे हैं। अरे वाह, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। अरे वाह, जो स्वाभाविक है वही करना है। आप ये नेतागिरी की बात कहीं ना कहीं कह दी, लेकिन बड़ी बात कह दी। Four terrorists struck at the Indian consulate in Jalalabad. We are getting you the first images of that horrific terror strike that were caught on camera. A CCTV camera outside the Oh my